Welcome back to English translation in English classes. Myself Arun Kumar Misra FM sir. और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। यकीन मानिए चाय पी लेगी इतना ये भी आसान है जो क्लास 4 to 12 के लिए है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस का पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में आप पाएंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस, तो इस टेंस में जो सहायक क्रिया प्रयोग होती है वह है शैल बी और विल बी। मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर बताते वक्त बता दिया था कि शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं, विल का, लेकिन आप जान जाए यहाँ भी मैंने लिख दिया एक बार फिर से, क्योंकि कुछ लोग नया ये वीडियो देख रहे होंगे। शैल बी का प्रयोग होता आई और वी। हाँ, दिमाग में एकदम से गांठ बांध करके याद करना है, सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है और आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं, बहुत आसान मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन। इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएं। सिंपल सेंटेंस फार्मूला, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, तब हम लिखते हैं शैल या विल को, तब हम लिखते हैं प्लस बी, बीईबी, और इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अर्थात एक चीज दिमाग में फ्यूचर कंटीन्यूअस में आपको ध्यान देने योग्य एक चीज है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, तो कर्ता कौन है इसमें? मैं। कर्ता कौन है? कौन कल अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा? मैं। तो इस मैं की अंग्रेजी हम लिख देते हैं क्या? सब्जेक्ट है तो आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? शैल। तो आई शैल और क्या? बी। आई शैल बी। और पढ़ाना क्या है? वर्ब है। पढ़ा रहा क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब की अंग्रेजी होती है टीच। तो टीच का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? टीचिंग। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो डाल देंगे, और कल की अंग्रेजी टुमारो। हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया? आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। बहुत आसान। दूसरा, पुष्कर कल कंचे खेल रहा होगा। कंचे समझते हैं ना, मार्बल्स। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? पुष्कर। सब्जेक्ट क्या है? पुष्कर। और खेल रहा क्या है? वर्ब। खेल रहा क्या है? वर्ब। और कंचे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट पुष्कर। और पुष्कर चूंकि आई और बी के साथ नहीं आता, इस नाते पुष्कर के साथ लगेगा विल बी। और खेल रहा क्या होगा? प्ले। प्ले में आईएनजी। और कंचे की अंग्रेजी मार्बल्स टुमारो। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया? पुष्कर विल बी प्लेइंग मार्बल्स टुमारो। पुष्कर कल मार्बल खेल रहा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। नाउ इट वुड बी द टर्न ऑफ द निगेटिव सेंटेंस। सो फार्मूला एज यू आर सीइंग दैट सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस आप। कुछ नहीं करना निगेटिव में, बस जो हम शैल भी सहायक क्रिया प्रयोग कर रहे थे उसी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है। तो फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हम देखते हैं कभी कविता नहीं पढ़ रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या है? कवि। सब्जेक्ट क्या है? कवि। और इसमें वर्ब क्या है? पढ़ रहा। और ऑब्जेक्ट क्या है? कविता। तो ट्रांसलेशन क्या होगा? पोएट विल नॉट बी रीडिंग द पोयम। पोएट विल नॉट बी रीडिंग द पोयम। कभी कविता नहीं पढ़ रहा होगा। दूसरा देखा, वे कल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वे।
कौन क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? वे। और खेलना क्या है? वर्ब। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम यहां देखेंगे, दे लिखेंगे, दे के बाद क्या लिखेंगे? विल, तब नॉट, तब बी, तब प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ट्रांसलेशन क्या हो गया? दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। बस नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बीच में कर देना है। और अगला देखें आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य क्या से शुरू हो, कुछ नहीं करना है, इसी विल और सेल को क्या कर देना है? पहले रख देना है। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। यदि हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाएंगे तो दिक्कत हमारे सामने आ सकती है, हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? धोबी है। धोबी क्या है? सब्जेक्ट है। और कप धो रहा क्या है? वर्ब है। और कपड़े क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप लगाइए। तो धोबी के लिए क्या लगाएंगे? विल। धोबी के लिए क्या लगाएंगे? विल। क्योंकि आई और वी तो है नहीं, तो विल द वॉशरमैन। सब्जेक्ट क्या है? यहां देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे ना, तो वॉशरमैन। उसके बाद बी वॉशिंग क्लोथेज। क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा? विल द वॉशरमैन बी वॉशिंग क्लोथेज। अब कभी कभी आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता है, तो मैंने बताया था कि कोई भी टेंस हो, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बात करते हैं। जैसे ये रहे, क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा? तो क्या बनेगा? विल द वॉशरमैन नॉट। यही क्या वॉशरमैन के बाद क्या लगा देंगे? नॉट बी वॉशिंग क्लोथेज। क्या हम कल बात कर रहे होंगे? तो हम आ गया हम। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और बात करना क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो क्या बनेगा? शैल। क्योंकि आई और वी के साथ ही क्या लगता है? शैल। तो शैल वी बी टॉकिंग टुमारो। क्या हम कल बात कर रहे होंगे? इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, कब, कहां, क्यों, कैसे, तो सब कुछ नहीं करना, बस यही सीधा सा फार्मूला है। इसी के पहले क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू माने क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना, तो फार्मूला हो जाएगा क्यू डब्ल्यू प्लस सेल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे संस्कार कल मछली कहां पकड़ रहा होगा? तो इसमें संस्कार क्या है? सब्जेक्ट है। और पकड़ना क्या है? वर्ब है। और मछली क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? कहां की अंग्रेजी, यही कहां क्या है? क्यू डब्ल्यू है। यही कहां क्या है? क्यू डब्ल्यू है। तो क्यू डब्ल्यू वेयर। अब संस्कार के लिए क्या लगाएंगे? वी। वेयर विल संस्कार बी कैचिंग फिश टुमारो। क्योंकि पकड़ने की अंग्रेजी कैच, इसका आईएनजी फॉर्म हमने लगा रखा, क्या हो जाएगा? कैचिंग। तो वेयर विल संस्कार बी कैचिंग फिश टुमारो। अब अगला देखेंगे, कौन कल लड्डू खा रहा होगा? तो कौन की अंग्रेजी होती है? हु। क्योंकि और कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो हु विल बी ईटिंग द स्वीट बार टुमारो। तो हु लिखेंगे और हु के साथ क्या रहेगा? विल। और बी कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हु विल बी ईटिंग द स्वीट बार टुमारो। अब आप देखें, जब वाक्य में दृढ़ता अवश्य का बोध हो तो आई और वी के साथ विल तथा बाकी सभी के साथ शैल लगाते हैं। यानी वाक्य में यदि फर्म डिटर्मिनेशन या अवश्य आया है तो ये नियम क्या हो जाता है? पलटी मार जाता है। मतलब वेयर वी यूज शैल वी यूज विल एंड वेयर वी यूज विल वी यूज शैल। यानी आई और वी के साथ जो हम शैल लगाते थे वहां विल लगेगा, और बाकी के साथ जहां हम विल लगाते थे वहां क्या लगेगा? शैल लगेगा। तो यहां हम देख सकते हैं, वह कल अवश्य पतंग उड़ा रहा होगा। तो क्या बनेगा? ही शैल बी फ्लाइंग द काइट टुमारो। क्योंकि ही के साथ अब विल नहीं, क्या लगेगा? शैल लगेगा। ही शैल बी फ्लाइंग द काइट टुमारो। एक कुछ प्रैक्टिस के लिए वाक्य है, समझ जाए। तुम कल नदी में नहा रहे होगे। तो करता क्या है? यू है। यू के साथ क्या लगाना? विल लगाना है। तो क्या होगा?
यू विल बी बाथिंग इन द रिवर टुमारो। हम कल जंगल नहीं जा रहे होंगे, निगेटिव है, तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू द फॉरेस्ट टुमारो। क्या छवि चॉकलेट ला रही होगी, इंटरोगेटिव है, तो छवि के लिए विल पहले आएगा। विल छवि बी ब्रिंगिंग, ब्रिंग माने लाना होता है, ब्रिंगिंग चॉकलेट टुमारो। अच्छा टुमारो नहीं है, विल छवि बी ब्रिंगिंग चॉकलेट, क्वेश्चन मार्क। वह कल कहां रो रहा होगा, कहां QW वाला है, वेयर विल ही बी वीपिंग टुमारो। कौन कल हंस रहा था होगा, हु विल बी लाफिंग टुमारो। इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इज वेरी इजी एंड वी शुड नोट इन आवर माइंड दैट in future continuous tense we use helping verb shall be and will be, and any type of sentence, simple sentence, affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, we always use verb ing for. And if the sentence is question means comes in interrogative, so उसमें हम वो चिन्ह जरूर लगाते हैं। तो कैसा रहा आप इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस आपके लिए एकदम आसान हो गया होगा। थैंक्स, दैट्स ऑल।